हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। इससे पहले हमने अपनी वीडियो में साइंस की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हमने फिजिक्स के लगभग 3 चैप्टर को कंप्लीट किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपनी वीडियो में चैप्टर 4 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कार्य शक्ति तथा ऊर्जा। कार्य। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तब यह क्रिया कार्य कहलाती है। उदाहरण: साइकिल चलाना, खेलना, किसान का हल चलाना, मजदूर का गेहूं की बोरी उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना आदि। इन सभी क्रियाओं में कहा जाता है कि व्यक्ति कार्य कर रहा है। यदि किसी वस्तु पर F बल लगाकर उसे S दूरी तक स्थापित किया जाता है तब किया गया कार्य W बराबर Fs। अतः किसी वस्तु पर किए गए कार्य की माप वस्तु पर आरोपित बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन गुणनफल के बराबर होती है। यदि बल F बराबर 1 न्यूटन तथा विस्थापन S बराबर 1 मीटर है तब बल द्वारा किया गया कार्य 1 जूल होगा। कार्य का ऐसा ही मात्रक न्यूटन, मीटर या जूल तथा CGS मात्रक अर्घ होता है। यह सदिश राशि कार्य में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्घ। किसी कोण पर बल द्वारा किया गया कार्य। यदि किसी वस्तु पर बल F लगाने से वस्तु का विस्थापन S बल की दिशा से थीटा कोण पर हो तब चित्र के अनुसार बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर Fs cos थीटा। कोण थीटा बराबर 0 डिग्री पर किया गया कार्य अधिकतम तथा कोण थीटा बराबर 90 डिग्री पर न्यूनतम होता है। कार्य के प्रकार। कार्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला, धनात्मक कार्य। जब बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में होता है तब बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। धनात्मक कार्य का अर्थ है कि वह बल निकाय या वस्तु को ऊर्जा प्रदान करते हैं। उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। जब किसी लॉन रोलर को हत्थे के अनुदिश क्षैतिज से न्यून कोण पर बल लगाकर खींचा जाता है तो आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। जब किसी स्प्रिंग को खींचा जाता है तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। फिर ऋणात्मक कार्य। जब बल तथा विस्थापन विपरीत दिशा में होते हैं तब बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक कार्य का अर्थ है कि बल निकाय से ऊपर लेता है। उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाता है तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। जब कोई पिंड पर बल लगाने पर खुरदुरे तल पर फिसलता है तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। शून्य कार्य। जब बल तथा विस्थापन लंबवत दिशा में होते हैं तब बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। उदाहरण: यदि कोई कुली सिर पर बोझ उठाकर प्लेटफॉर्म पर चल रहा है तो वह कोई कार्य नहीं करता क्योंकि उसका कार्य गुरुत्व बल के लंबवत है। जब वस्तु का विस्थापन लगाए गए बल की दिशा में होता है तो किया गया कार्य अधिकतम होगा। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है तो वस्तु पर लगा बल कोई कार्य नहीं करेगा। जैसे सिर पर बोझ लिए खड़ा मजदूर कोई कार्य नहीं करता, चाहे वह खड़ा थक ही क्यों ना जाए। जब एक वस्तु एक समान चाल से वृत्ताकार पथ में गति करती है तो अभिकेंद्री बल हमेशा वस्तु के विस्थापन के लंबवत होता है, अर्थात अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। शक्ति या सामर्थ्य। किसी मशीन अथवा किसी कर्ता के द्वारा कार्य करने की समय दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहती है। एक अदिश राशि होती है। सामर्थ्य बराबर कार्य बटे समय या P बराबर WT। सामर्थ्य को ऐसा ही पद्धति में जूल पर सेकेंड या वाट में मापते हैं। सामर्थ्य के अन्य मात्रक। 1 किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट बराबर 10⁻³ वाट बराबर 10⁻10 अर्घ प्रति सेकंड। 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल बराबर 3.6 मेगा जूल। साधारण मनुष्य की सामर्थ्य 0.05 HP से 0.1 HP होती है। मशीन की सामर्थ्य अश्व शक्ति ने HP में मापते हैं। कुछ सामान्य गतिविधियों में सामर्थ्य की औसत खपत। हृदय की धड़कन 1.2, सोना 75, धीरे धीरे चलना टहलना 200 HP और साइकिल चलाना 500। ऊर्जा। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के रूपांतरण द्वारा ही कार्य किया जाता है। यह अदिश राशि होती है। कार्य के समान इसके ऐसा ही मात्रक जूल तथा CGS मात्रक अर्घ होता है तथा व्यवहार इसका बड़ा मात्रक किलो जूल होता है। 1 किलो जूल बराबर 10⁻³ जूल। ऊर्जा के कुछ प्रयोगात्मक मात्रक। अर्घ संकेत ERG दर्शाते 10⁻⁻7 जूल। कैलोरी CAL से दर्शाते हैं कैल्शियम 2 जूल। किलोवाट को kWh से दर्शाते हैं 3.6 × 10⁻6 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को eV से दर्शाते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। यदि कोई वस्तु ऊर्जा रखती है तब वह दूसरी वस्तु पर बल लगाती है। यदि ऐसा घटित होता है तब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होगी। ऊर्जा तथा शक्ति एक दूसरे से भिन्न होती हैं क्योंकि ऊर्जा से तात्पर्य किसी कार्य के होने से, जबकि शक्ति किए गए कार्य की दर को दर्शाती है। ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप हैं। ऊर्जा को कई रूपों में प्रकट कर सकते हैं, जिससे कुछ उदाहरण निम्न है। ऊष्मीय ऊर्जा। किसी वस्तु में ताप के कारण होने वाली ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। आंतरिक ऊर्जा। अणुओं के विशेष विन्यास और गति के आधार पर शरीर या किसी भी निकाय की कुल ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। विद्युत ऊर्जा। बिजली के उपकरणों में धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा। एक रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान मुक्त या अवशोषित ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा। रेडियोधर्मी पदार्थों के नाभिक के विखंडन अथवा संलयन के फलस्वरूप मुक्त हुई ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान m तथा वेग u है तो गतिज ऊर्जा बराबर ke बराबर 2 mu² बराबर p²/2 है, जहाँ u बराबर वस्तु का वेग, m बराबर वस्तु का द्रव्यमान तथा p बराबर रेखीय संवेग। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ाने पर उसका वेग बढ़ जाता है। उदाहरण: जब एक तेज गति से चलती क्रिकेट गेंद विकेट से टकराती है
तो विकेट दूर जाकर गिरता। आंधी में टीन उड़ने की क्षमता बहुत, बहते हुए जल में टरबाइन के ब्लेडों को घुमाने की क्षमता गतिज ऊर्जा के कारण ही संभव है। जब एक हथौड़ा कील पर मारा जाता है तो कील गतिज ऊर्जा के कारण लकड़ी के अंदर धंस जाती है। अब गतिज ऊर्जा के सूत्र से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निम्न प्रकार हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा भी 2 गुनी हो जाती है। यदि वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा भी आधी हो जाती है। यदि वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। यदि वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाती है। भारी वस्तुओं को अधिक वेग से चलाने के लिए अधिक गतिज ऊर्जा की तथा हल्की वस्तुओं को कम वेग चलाने के लिए कम गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी गतिमान कार द्वारा दूरी तय करने के लिए किए गए कार्य के लिए गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होती है। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु या पिंड में उसकी स्थिति या विन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है वह उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। उदाहरण, बांधों में रुके हुए पानी की ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है। छत के ऊपर रखे पत्थर में उसकी ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है। तनी हुई कमान में तथा दबी हुई स्प्रिंग आदि में स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। जब हम घड़ी में चाबी भरते हैं तो घड़ी की स्प्रिंग दब जाती है, तो धीरे धीरे घड़ी की सुइयों को चलाती रहती है। स्प्रिंग में दबी हुई अवस्था के कारण ही स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। गुरुत्व किसी पिंड को गुरुत्व बल के विरुद्ध पृथ्वी तल से किसी ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य, उस स्थिति में वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति क्या ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी तल से ऊपर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा दर्शाती है कि गुरुत्व बल के विरुद्ध पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर किए गए कार्य में वृद्धि होती है। अतः गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा U बराबर mg है, जहाँ g बराबर गुरुत्वीकरण, h बराबर पृथ्वी तल से ऊंचाई तथा m बराबर वस्तु का द्रव्यमान। एक स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा किसी स्प्रिंग में उसकी सामान्य स्थिति से विकृत अवस्था के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा Pe बराबर 1/2 kx², जहाँ k बराबर स्प्रिंग का बल नियतांक तथा h बराबर स्प्रिंग का संपीड़न या विरलन। कार्य ऊर्जा प्रमेय इस प्रमेय के अनुसार किसी कण पर आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता था। किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। दो पत्थरों को आपस में रगड़ने से चिंगारी उत्पन्न होती है, क्योंकि पत्थरों के रगड़ने से किया गया कार्य ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है, जो हमें चिंगारी के रूप में दिखाई देता है। जब एक चाकू को पत्थर पर रगड़ा जाता है तब यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट, परंतु ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण सदैव स्थिर रहता है। जब एक वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा लगातार गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है। जब एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा लगातार स्थितिज ऊर्जा में बदलती रहती है। अतः रूपांतरण से पहले तथा बाद में कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है। अर्थात किसी पिंड की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव नियतांक होता है। अतः गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर नियतांक, या 1/2 mu² प्लस mgh बराबर नियतांक। ऊर्जा का रूपांतरण ऊर्जा की एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। ऊर्जा के रूपांतरण की उपयोगी अवस्था से व्यर्थावस्था में परिवर्तित करने की घटना ऊर्जा का अपव्यय कहलाता है। उदाहरण, हरे पौधे अपना खाना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग करके स्वयं बनाते हैं, जो कि इसमें रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होता है। जब हम एक गेंद फेंकते हैं तब हमारे शरीर में संचित पेशीय ऊर्जा गेंद की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा तथा लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण होता है। जब एक एथलीट दौड़ता है तो उसके शरीर की आंतरिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुलनांक आइंस्टीन के अनुसार प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा होती है, इसे द्रव्यमान ऊर्जा कहते तथा द्रव्यमान को ऊर्जा तथा ऊर्जा को द्रव्यमान बदला जा सकता है। यदि m द्रव्यमान की वस्तु को पूर्णतः ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाए तो उससे उत्पन्न कुल ऊर्जा E बराबर mc², जहाँ c बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ऊर्जा के स्रोत नियत दर एवं सुविधाजनक रूप से दीर्घ समय तक उपयोगी ऊर्जा प्रदान करने में समर्थ कोई भी यंत्र या निकाय ऊर्जा का स्रोत कहलाता है। ऊर्जा के स्रोतों का वर्गीकरण ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा के स्रोत प्रकृति से बिना किसी रुकावट के लगातार मिलते रहते हैं। उदाहरण, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रो ऊर्जा, जैव ईंधन, लकड़ी, बायोगैस तथा अल्कोहल, समुद्र से प्राप्त हाइड्रोजन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, समुद्र लहरों से प्राप्त ऊर्जा, समुद्र प्रांतीय ऊर्जा आदि। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से लाभ निम्न प्रकार है। इन स्रोतों से ऊर्जा लंबे समय तक लगातार मिलती रहती है, जैसे पृथ्वी द्वारा ग्रहण की जाने वाली वस्तु से प्राप्त ऊर्जा। यह प्रकृति मुक्त अवस्था में मिलने वाले स्रोत, ये स्रोत प्रदूषण नहीं फैलाते। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत ये स्रोत पृथ्वी में बहुत समय से संचित होते आ रहे हैं। ये आसानी से एक रूप से दूसरे रूप में बदले नहीं जा सकते, तथा एक दिन ऐसा आएगा कि ये सभी स्रोत नष्ट हो जाएंगे। उदाहरण, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि, ये सभी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। तरह ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों से हानियाँ इनका उपयोग अधिक ज़्यादा इस्तेमाल होने से जल्दी नष्ट हो जाएंगे। इन सभी स्रोतों के अन्य स्रोत ढूंढना बहुत मुश्किल है। इन सभी स्रोतों के कारण ही पर्यावरण दूषित होता है। फिर है ईंधन ऐसे पदार्थ जो जलाने पर ऊष्मा देते हैं ईंधन कहलाते। उदाहरण, कोयला, LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम। फिर है ईंधन ऐसे पदार्थ जो जलाने पर ऊष्मा यानी कि ऊर्जा का एक स्वरूप ईंधन कहलाते हैं। उदाहरण, कोयला, LPG, बायोगैस, CNG, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि। आदर्श ईंधन के प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार हैं। आदर्श ईंधन के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, जिससे वह प्रति इकाई भार के हिसाब से अधिक ऊष्मा दे सके। ईंधन का दहन ताप या ज्वलन ताप उचित होना चाहिए, जिससे उसे आसानी से जलाया जा सके।
ईंधन में आंदोलनशील पदार्थों की मात्रा कम होनी चाहिए जिससे अवशिष्ट कम मात्रा में प्राप्त हो। ईंधन के जलने पर कोई विषैली और हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं होनी चाहिए जिससे वायु प्रदूषण ना हो सके। चुना गया ईंधन अन्य प्रयोजनों के लिए अधिक उपयोगी नहीं होना चाहिए। ईंधन सस्ता तथा सुलभ होना चाहिए। ईंधन को सुविधापूर्वक व सुरक्षित रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ईंधन सस्ता तथा सुलभ होना चाहिए। ईंधन को सुविधापूर्वक व सुरक्षित रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया जा सके। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन का निर्माण करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए वनस्पति अवशेषों से हुआ। ये ऊर्जा युक्त कार्बनिक यौगिक हैं जो पृथ्वी की सतह के नीचे से निकल जाते हैं। उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। आजकल कार्बनिक गैसों का उपयोग भी ईंधन के रूप में हो रहा है। जीवाश्म ईंधन की हानि निम्न प्रकार। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत तथा इनका एक बार उपयोग करके दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। जीवाश्म ईंधन जलाने पर वायु प्रदूषित करते हैं। जीवाश्म ईंधन जलने पर गैस मुक्त करते हैं जिससे वर्षा के जल में घुलने से अम्ल वर्षा होती है जिससे पीने का पानी तथा मुद्रा स्रोत प्रभावित होती है। जीवाश्म ईंधन जलने पर ग्रीन हाउस गैस जैसे CO2 मुक्त होती है। जीवाश्म ईंधन को पूर्णतः नहीं जलाया जा सकता है। ये जलने के बाद धुआं देते हैं। जीवाश्म ईंधन पृथ्वी में एक सीमित मात्रा तक संरक्षित होते हैं तथा जल्दी समाप्त हो सके। तापीय विद्युत संयंत्र। ताप विद्युत संयंत्र में ईंधन के जलने पर यह ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। विद्युत संयंत्रों में प्रतिदिन विशाल मात्रा में जीवाश्म ईंधन का दहन करके जल उबालकर भाप बनाई जाती है जो टरबाइनों को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करती है। समान दूरियों तथा कोयले तथा पेट्रोलियम के परिवहन की तुलना में विद्युत संचरण अधिक दक्ष होता है। यही कारण है कि बहुत से तापीय विद्युत संयंत्र कोयले तथा तेल के क्षेत्रों के निकट स्थापित किए जाते हैं। जल विद्युत संयंत्र। वे विद्युत संयंत्र जो बहते जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं जल विद्युत संयंत्र कहलाते हैं। चूँकि ऐसे जलप्रपातों की संख्या बहुत कम है जिनका उपयोग स्थित ऊर्जा के स्रोतों के रूप में किया जा सके, अतः जल विद्युत संयंत्र को बांधों से संबंध किया जाता है। इस संयंत्र द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जा पनबिजली कहलाती है। अब जल विद्युत उत्पन्न करने का सिद्धांत से देखते हैं। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव को रोककर बड़े जलाशयों में जल एकत्र करने के लिए ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं जिससे इन जलाशयों में जल संचित होता रहता है जिसके फलस्वरूप इनमें भरे जल का तल ऊंचा हो जाता है। तब जल स्तर चढ़ने के कारण बहते जल की गतिज ऊर्जा स्थित ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है तथा बांध के ऊपरी भाग से पाइपों द्वारा जल बांध के आधार के पास स्थित टरबाइन के ब्लेडों पर मुक्त रूप से गिरते जिसके फलस्वरूप टरबाइन के ब्लेड घूर्णन गति करते तथा जनित्र द्वारा विद्युत उत्पन्न होता है। ये डायग्राम बना हुआ है। इसमें एक जलाशय बना है, यहाँ से बहता हुआ जल आता है। ये घूर्णन करता हुआ टरबाइन ब्लेड है जिससे क्या है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। विद्युत लाइन दिए हुए हैं, ठीक है। अब पनबिजली के लाभ। इससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। इसमें प्रयोग होने वाला बहता हुआ पानी बिना मूल्य के मिलता है। जल ऊर्जा का नवीकरण स्रोत जो कभी भी नष्ट नहीं होगा क्योंकि जब भी वर्षा होती है तो जलाशय पुनः जल से पूर्ण भर जाते हैं। नदियों पर बांधों का निर्माण बाढ़ों को रोकने तथा सिंचाई को सुचारू रूप से लागू करने में प्रयोग होता है। पनबिजली से हानियाँ निम्न प्रकार की हानियाँ होती हैं। पहला है बांधों के जल में डूबने के कारण बड़े बड़े पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाते हैं। बांधों के निर्माण से बहुत सी कृषि योग्य भूमि तथा मानव आवास डूबने के कारण नष्ट हो जाते हैं। इनके निर्माण से पानी के तेज बहाव से भूमि की उर्वरक क्षमता कम हो जाए जिसका प्रभाव फसलों पर पड़ता है। बांधों का निर्माण सभी स्थानों पर न होकर केवल पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। बांधों के निर्माण से पेड़ पौधे वनस्पति आदि जल में डूब जाते हैं। वे अवयवी परिस्थितियों में सड़ने लगते हैं और विघटित होकर विशाल मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न करते जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। फिर बांधों के निर्माण से विस्थापित लोगों के संतोषजनक पुनर्वास व क्षतिपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो जाती है। गंगा नदी पर टिहरी बांध परियोजना तथा नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना का विरोध इसी प्रकार की समस्याओं के कारण हुआ था। फिर ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार। जैव मात्रा। मवेशियों के अपशिष्ट पदार्थ जैसे गोबर, पशुओं और पेड़ पौधे के मृत अंग जैव मात्रा कहलाते हैं। उदाहरण घरों तथा कारखानों में लकड़ी, फसलों के अवशेष, खोए गन्ने का रस निकालने के बाद का अवशेष, मवेशियों का गोबर आदि ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। बायोगैस का उपयोग विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। बायो द्रव्यमान से प्राप्त ऊर्जा बायो ऊर्जा कहलाती है। बायोगैस मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण है। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गोबर, फसलों के कटने के पश्चात बचे अवशिष्ट, सब्जियों के अवशिष्ट जैसे विविध पाइप तथा वहित मल अपघटित होते हुए बायोगैस निकलती है। चूँकि इस गैस को बनाने में उपयोग होने वाला आरंभिक पदार्थ मुख्यतः गोबर है इसलिए इसका प्रचलित नाम गोबर गैस है। जैव गैस या बायोगैस संयंत्र। जैव गैस को एक संयंत्र में उत्पन्न किया जाता है, इसे जैव गैस संयंत्र कहते हैं। इस संयंत्र में ईंटों से बनी गुंबद जैसी संरचना होती है। बायोगैस संयंत्र 2 प्रकार के होते हैं जिनका उपयोग हमारे देश में बायोगैस उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, ये है जैव गैस संयंत्र।
इसमें मिश्रण टैंक दिया हुआ है जो गोबर तथा जल का गाढ़ा घोल तैयार करता है। इसमें एक निर्गम मार्ग है, यह घोल निकालने का निर्गम मार्ग है। इस घोल का उपयोग नाइट्रोजन अवयव में खाद के रूप में प्रचुर मात्रा में होता है। फिर इसमें एक गैस टैंक दिया होता है जो पाचक टैंक के ऊपर बने गैस टैंक में जैव गैस संचित करती है, जिसके गैस टैंक से बाहर की पाइपों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। फिर है पाचक टैंक, ये चारों ओर से बंद एक कक्ष के समान होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। इसमें अवयवी सूक्ष्म जीवों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ये गोबर के घोल के जटिल यौगिकों का अपघटन कर देता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में कुछ समय ही लगता है। फिर यहाँ से एक प्रवेश मार्ग है, इसे मिश्रण टैंक तथा पाचक टैंक से जोड़ता है, जिससे घोल आसानी से पाचक टैंक में पहुँच जाता है। फिर बायोगैस संयंत्रों से अनेक लाभ निम्न प्रकार है। इन संयंत्रों से प्राप्त होने वाली बायोगैस एक अच्छा ईंधन है जिसका कैलोरी मान भी अधिक होता है और यह बिना धुएं के साथ जलती है, तथा इससे घर में स्वच्छता बनी रहती है और परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। बायोगैस संयंत्रों से बायोगैस निकालने के बाद शेष बचे गोबर में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के यौगिक अत्यधिक मात्रा में हो, जिसे किसान खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे अनाज आदि की पैदावार अधिक होती है। इससे जल प्रदूषण को कुछ सीमा तक कम करने में सहायता मिलती है, क्योंकि घरेलू अपशिष्ट और गोबर जो जल में मिलाकर प्रदूषण पैदा करने से उन्हें इस संयंत्र में कच्चे माल के रूप में काम में ले लिया जाता है। बायोगैस के उपयोग निम्न प्रकार है। बायोगैस के उपयोग घरों में तथा गांव की गलियों में प्रकाश करने के लिए कर सकते हैं। बायोगैस का उपयोग पंप सेटों के इंजन चलाने के लिए कर सकते हैं, जो खेतों की सिंचाई के लिए भूगर्भ से जल खींचते हैं। इसके उपयोग से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। पवन ऊर्जा। गतिशील ऊर्जा को पवन कहते हैं। यह एक प्रकार की गतिज ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा का उपयोग यांत्रिक कार्यों को करने में किया जा सकता है। इसके वेग से टरबाइनों को चलाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। पवन जितनी तेज गति से चलता है, विद्युत ऊर्जा उतनी अधिक प्राप्त होती है। पवन की गतिज ऊर्जा का कार्य के रूप में उपयोग निम्न प्रकार है। पवन ऊर्जा का उपयोग अनाज पीसने की चक्कियों को चलाने के लिए किया जाता है। पवन ऊर्जा का उपयोग पवन चक्की द्वारा जल पंप चलाकर पृथ्वी के अंदर से पानी खींचने हेतु किया जाता है। गुजरात के ओखा नामक स्थान पर 1 मेगावाट शक्ति की पवन चक्की लगी हुई है। पवन ऊर्जा का उपयोग पालदार नावों को नदियों तथा समुद्र में चलाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की नावों द्वारा व्यक्तियों तथा सामान को एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। गुजरात के पोरबंदर में लांबा नामक स्थान पर पवन ऊर्जा से 50 टरबाइनें चलाई जाती हैं, जिनकी क्षमता 2 अरब यूनिट बिजली उत्पन्न करने की है। भारत में बड़ी बड़ी पवन फॉर्म है। एक है मुपंडल पवन फॉर्म। मुपंडल पवन तमिलनाडु में है, जो कि 1500 मेगावाट में देता है। फिर है जैसलमेर पवन फॉर्म। सुजलांग ऊर्जा राजस्थान में है, 1275 मेगावाट क्षमता है। फिर है ब्रह्मवेल परख एग्रो कारखाना महाराष्ट्र में है। दालगांव कैडर मरीन एक्सपोर्ट महाराष्ट्र में। चकाला पवन फॉर्म सुजलान ऊर्जा महाराष्ट्र में। वंकुशवाड़े सुजलान ऊर्जा महाराष्ट्र में। पवन चक्की एक ऐसी युक्ति है जिसमें वायु की गतिज ऊर्जा ब्लेडों को घुमाने में प्रयुक्त की जाती है। पवन चक्की की संरचना वस्तुतः एक विशाल विद्युत पंख के समान होती है, जिसे किसी दृढ़ आधार पर कुछ ऊंचाई पर खड़ा कर दिया जाता है। फिर पवन चक्की का सिद्धांत। जब तेज हवा का प्रहार पवन चक्की के ब्लेडों पर पड़ता है, तब इस पर लगे बल के कारण पवन चक्की के ब्लेडों घुनी गति करने लगते हैं। पवन चक्की की पंखुड़ियों की घुनी गति का उपयोग अधिक मशीन को चलाने, जैसे जल पंप, आटा मिलों तथा विद्युत उत्पादन करने में किया जाता है। डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं। देश की 25% से भी अधिक विद्युत की पूर्ति पवन चक्कियों के विशाल नेटवर्क तथा विद्युत उत्पादन करके की जाती है। जर्मनी भी इस क्षेत्र में अग्रणी है, जबकि भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में 5वां स्थान है। पवन उत्पादन। पवन चक्की का उपयोग पवन टरबाइनों द्वारा विद्युत उत्पादन में किया जाता है तथा पवन जनित्र द्वारा उत्पादित विद्युत का उपयोग पवन ऊर्जा में किया जाता है। जब पवन टरबाइनों के ब्लेड से टकराती है, तब छोटे विद्युत जनित्र की कुंडली घूर्णी गति करने लगे, जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। पवन ऊर्जा फॉर्म। व्यावसायिक उद्देश्य के लिए अधिक पवन चक्कियों को लगाने के लिए अधिक क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, अतः ऐसे स्थानों को पवन ऊर्जा फॉर्म कहते हैं। अनुमान लगाया गया है कि पवन ऊर्जा द्वारा लगभग 45,000 मेगावाट विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जा सकता है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समीप भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फॉर्म स्थापित किया गया, जो 380 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करता है। पवन चक्की के लाभ निम्न प्रकार। पवन चक्की नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरणीय हितैषी एवं दक्ष स्रोत है। इसके द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए बार बार धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। पवन के दोहन की निम्न सीमाएं हैं। पवन ऊर्जा फॉर्म केवल उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकते हैं जहां वर्षा के अधिकांश दिनों में तेज हवाएं चलती है। पवन जनरेटरों को चलाने के लिए हवा का न्यूनतम वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, जो कि हमेशा संभव नहीं है।
1 मेगावाट की जनरेटर की क्षमता वाले पवन ऊर्जा फार्म को लगाने के लिए भूमि के बहुत बड़े भाग लगभग 2 हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। पवन ऊर्जा फार्म को स्थापित करने की आरंभिक लागत अत्यधिक होती है। पवन चक्की के ब्लेड पृथ्वी के प्राकृतिक प्रकोप, प्राकृतिक थपेड़ों जैसे भारी बारिश, तेज गर्म तथा चक्रवाती तूफान आदि को सहन कर, इसलिए इनका रख रखाव महंगा पड़ता है। पवन ऊर्जा फार्म स्थानीय वर्षा कार्यक्रम में बाधा डालते हैं। फिर एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, सौर ऊर्जा। सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा अथवा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। इसमें हमेशा ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है। सौर ऊर्जा की व्यवहारिक उपयोग निम्न है: कपड़े सुखाने के लिए, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए, फसल की कटाई के बाद खदानों नमी की मात्रा को कम करने के लिए, फलों, सब्जी, मछलियों आदि को सुखाने के लिए किया जाता है। सौर ऊर्जा के लाभ निम्नलिखित हैं। ये प्रदूषण नहीं फैलाती, ये गर्म देशों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, ये बिना किसी मूल्य के प्राप्त होती है, इसके प्रयोगात्मक कार्य प्रयोग कर सकते हैं। पहले सौर ऊर्जा की सीमाएं निम्नलिखित है। सौर ऊर्जा सदैव एक समान रूप से सभी स्थानों पर उपलब्ध नहीं होती। सौर ऊर्जा की उपलब्धता दिन प्रतिदिन बदलती रहती है तथा एक ही स्थान पर पूरे दिन भी बदलती रहती है। इसके अतिरिक्त सौर ऊर्जा पृथ्वी के कुछ स्थानों पर अधिक तथा कुछ स्थानों पर बहुत कम उपलब्ध रहती है। रात के समय सौर ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती है। दिन के समय में आसमान में बादल उपस्थित होने पर भी सौर ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती। सौर ऊर्जा युक्तियाँ, विभिन्न प्रकार की वे युक्तियाँ जिनका उपयोग सौर ऊर्जा दहन में किया जाता है, ऐसी युक्तियाँ सौर ऊर्जा युक्तियाँ कहलाती हैं। उदाहरण सोलर हीट, सोलर संकेंद्रक, सोलर कुकर तथा सोलर सेल इत्यादि। सौर तापन युक्तियाँ, वे उपकरण जिनमें सौर ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में एकत्रित की जाती है, सौर तापन युक्तियाँ कहते हैं। इनका निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि ये सभी स्थितियों में सौर ऊर्जा को एकत्रित कर सके। इसका उपयोग निम्न प्रकार है: काले रंग की सतह श्वेत पृष्ठ की तुलना में काला पृष्ठ अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है, इसलिए सोलर तापन युक्तियों की कार्यविधि में इसी गुण का उपयोग किया जाता है। कांच का ढक्कन, जब इस सौर तापन युक्ति को कुछ समय के लिए सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो उसके ऊपर लगा कांच का ढक्कन सूर्य के प्रकाश में उपस्थित दृश्य तथा अवरक्त किरणों को ही अंदर प्रवेश करने देता है। सौर तापन युक्ति के अंदर काले रंग की सतह इन अवरक्त किरणों को अवशोषित करके गर्म हो जाती हैं। जब काले रंग की सतह गर्म हो जाती है तो वह भी अवरक्त किरणों के रूप में ऊष्मा को उत्सर्जन करने लगती है, परंतु बक्से में लगा कांच का ढक्कन इन अवरक्त किरणों को बक्से से बाहर नहीं जाने देता है, अतः बक्से के अंदर की ऊष्मा अंदर ही रह जाती है। इस प्रकार सूर्य की अवरक्त किरणें कांच के ढक्कन में से होकर सौर तापन युक्ति के अंदर प्रवेश तो कर सकती है, परंतु उससे बाहर नहीं निकल सकती। परावर्तक का उपयोग, सौर तापन युक्ति की दक्षता बढ़ाने के लिए उसमें एक परावर्तक तल लगा देते हैं। इसके लिए समतल दर्पण को परावर्तक के रूप प्रयुक्त करते हैं। इस परावर्तक का उपयोग सौर ऊर्जा संग्रहण के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस कारण अधिक से अधिक ऊष्मीय किरणें सौर तापन युक्ति के अंदर प्रवेश कर जाती है। जिन सौर तापन युक्तियों से अधिक ताप उत्पन्न करना होता है तब उनमें गोलीय परावर्तक लगाते हैं। इस कार्य के लिए अवतल परावर्तक तथा परवलयिक परावर्तक प्रयुक्त करते हैं। सोलर संकेंद्रण, कुछ उपकरणों का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि वे सूर्य की ऊर्जा को विशाल क्षेत्र से कम क्षेत्र में संकेंद्रित कर सकें। सोलर तापमान युक्तियों के अनेक प्रकार सोलर संकेंद्रण कहलाते हैं। इसमें मुख्यतः गोलीय परावर्तक का उपयोग किया जाता है। सोलर शक्ति संयंत्र, इस प्रकार के सोलर संकेंद्रण का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। सबसे पहले बॉयलर में सोलर संकेंद्रक द्वारा सोलर ऊर्जा का परिवर्तन ऊष्मा जल के रूप में होता है, तब प्राप्त भाप का उपयोग जनित्र द्वारा टरबाइन्स को घुमाकर विद्युत उत्पादन में किया जाता है। सोलर कुकर, यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें सौर ऊर्जा का उपयोग करके भोजन को पकाया जाता है, इसलिए इसे सौर चूल्हा भी कहते हैं। सामान्यतः यह एक लकड़ी का बॉक्स होता है जिसे बाहरी बक्सा भी कहते हैं। इस लकड़ी के बॉक्स के अंदर लोहे अथवा एल्युमिनियम की चादर का बना एक और बॉक्स होता है जिसे भीतरी बॉक्स कहते हैं। भीतरी बॉक्स के अंदर की दीवार तथा नीचे की सतह पर काला पेंट कर देते हैं। भीतरी बॉक्स के अंदर काला रंग इसलिए किया जाता है जिससे कि सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक अवशोषण हो तथा परावर्तन द्वारा ऊष्मा की कम से कम हानि हो। सोलर कुकर के बॉक्स के ऊपर एक लकड़ी के फ्रेम में मोटे कांच का एक ढक्कन लगा होता है जिसे आवश्यकतानुसार खोला तथा बंद किया जा सकता है। सौर कुकर के बॉक्स में एक समतल दर्पण भी लगा होता है जो कि परावर्तक तल का कार्य करता है। कार्यविधि, सर्वप्रथम पकाए जाने वाले भोजन को स्टील अथवा एल्युमिनियम के एक बर्तन में डालकर जिसकी बाहरी सतह काली पुती हो सोलर कुकर के अंदर रख देते तथा ऊपर से शीशे के ढक्कन को बंद कर देते हैं। समतल दर्पण को खड़ा करके सोलर कुकर को भोजन पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। जब सूर्य के प्रकाश की किरणें परावर्तक तल पर गिरती हैं तो परावर्तक तल उन्हें तीव्र प्रकाश की किरणें पुंज के रूप में सोलर कुकर के ऊपर डालता है। सूर्य की ये किरणें कांच के ढक्कन में से गुजरकर सोलर कुकर के बॉक्स में प्रवेश कर जाती हैं तथा कुकर के अंदर की काली सतह द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। चूँकि सूर्य की किरणों का लगभग 1/3 भाग ऊष्मीय प्रभाव वाली अवरक्त किरणों का होता है, अतः जब ये किरणें कुकर के बॉक्स में प्रवेश कर जाती हैं तो कांच का ढक्कन इन्हें वापस बाहर नहीं आने देता। इस प्रकार सूर्य की अधिक अवरक्त किरणें धीरे धीरे कुकर के बॉक्स में प्रवेश करती जाती है।
जिनके कारण सोलर कुकर के अंदर का ताप बढ़ता है। जब लगभग 2 तथा 3 घंटे में सोलर कुकर के अंदर का ताप 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस के बीच हो जाती है। यही ऊष्मा सोलर कुकर के अंदर बर्तन में रखे भोजन को पका देती है। सोलर कुकर के लाभ निम्न हैं। इनके प्रयोग से ईंधन की बचत होती है। इनके प्रयोग से प्रदूषण नहीं होता। इनमें बहुत धीमी गति से खाना पकता है, अतः इसके द्वारा पके हुए भोजन से पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। इसमें एक समय पर 4 भोजन पका सकते हैं। सोलर कुकर की परिसीमाएं: ये रात्रि में, बरसात में तथा बादल वाले दिनों में कार्य नहीं करते। इनका उपयोग रोटी बनाने तथा वस्तुओं को तलने में नहीं कर सकते। सूर्य की दिशा लगातार बदलने के कारण सोलर कुकर की दिशा भी समय समय बदलती रहती है। ग्रीन हाउस प्रभाव: वायुमंडल में उपस्थित कुछ प्रमुख गैसें लघु तरंगदैर्घ्य के सौर विकिरण को पृथ्वी के धरातल तक आने देती है, परंतु पृथ्वी से निकलने वाली दीर्घ तरंगी विकिरण को अवशोषित कर देती हैं। इस कारण वायुमंडलीय पृथ्वी के औसत तापमान को 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनाए रखता है। इस घटना को ही हरित गृह प्रभाव कहते हैं। इसके लिए उत्तरदायी गैसों प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प हैं। ये गैसें हरित गृह गैस ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। हरित गृह गैसों की सांद्रता में वृद्धि के कारण वातावरण के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसे सामान्यतः भूमंडलीय ऊष्मायान कहते हैं। भूमंडलीय ऊष्मायान के प्रभाव के कारण ध्रुवों की बर्फ पिघलना, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, चक्रवात एवं तेज तूफान आदि घटनाएं हो रही हैं। सोलर सेल: इस उपकरण में सौर ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये सेलें अर्धचालक पदार्थ जैसे सिलिकॉन, गैलीलियम, जर्मेनियम से बनी होती हैं। सोलर सेल को प्रकाश वोल्टेज सेल भी कहते हैं। इन पदार्थों से बनी सोलर सेल की क्षमता 10% से 15% होती है, अर्थात ये 10% से 15% सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। सेलेनियम से बनी आधुनिक सौर सेलों की दक्षता 25% तक होती है। सौर सेलों के साथ संबंध प्रमुख लाभ यह है कि इनमें कोई भी गतिमान ऊर्जा नहीं होता। इनका रखरखाव सस्ता तथा ये बिना किसी फूक्शन युक्ति के काफ़ी संतोषजनक कार्य करते हैं। इनका एक अन्य लाभ यह है कि इन्हें सुदूर तथा दुर्गम स्थानों में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। निर्माण: सोलर सेल बनाने के लिए अशुद्धियुक्त अर्धचालक पदार्थ की पतली परतों को विशेष क्रम में जोड़ा जाता है। जब सूर्य का प्रकाश इन परतों पर गिरता है तो इनके बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। जब शुद्ध सिलिकॉन से 2 सेंटीमीटर टुकड़े से बनी सोलर सेल पर प्रकाश डाला जाता है, तब सोलर सेल से लगभग 0.5 से 1 वोल्ट तक विभवांतर तथा 0.7 वाट की विद्युत उत्पन्न होती है। सोलर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु सोलर सेलों को बनाने में उपयोग होने वाले विशिष्ट श्रेणी के सिलिकॉन की उपलब्धता सीमित है। सोलर सेलों के उपयोग निम्न है। इनका उपयोग कृत्रिम उपग्रहों तथा अंतरिक्षयानों में विद्युत उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग स्ट्रीट लाइटों, ट्रैफिक सिग्नलों, सिंचाई के लिए जल पंपों को चलाने आदि में किया जाता है। इनका उपयोग समुद्र में स्थित द्वीप स्तंभों को विद्युत प्रदान करने में किया जाता है। रेडियो तथा सुदूर क्षेत्रों के दूरदर्शन प्रसारण केंद्रों में सोलर सेल पैनल उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, घड़ी तथा कैलकुलेटर को चलाने में किया जाता है। सोलर पैनल: जब सोलर सेलों को एक दूसरे के साथ एक के बाद एक करके जोड़ा जाता है, तब अवांछित विभवांतर तथा अनुकूल दक्षता की विद्युत द्वारा उत्पन्न होती है। सोलर सेलों के इस समूह संयोजन को ही सोलर पैनल कहते हैं। इनमें उत्पन्न अत्यधिक विद्युत का उपयोग अनेक प्रयोगों में किया जाता है। संसार में सबसे बड़ी सोलर भट्टी फ्रांस में स्थित है। सोलर सेलों के उत्पादन की समस्त प्रक्रिया अभी बहुत महंगी, क्योंकि सोलर सेलों को परस्पर संयोजित करके सोलर पैनल बनाने में सिल्वर या चांदी का उपयोग होता है। समुद्रों से ऊर्जा: ज्वारीय ऊर्जा: चंद्रमा के आकर्षक के कारण समुद्र का जल ऊपर उठता है और नीचे उतरता है। इस प्रकार लहरें बनती हैं। इन लहरों को ज्वारीय लहरें कहा जाता है और पानी को उठाने और गिराने के फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण समुद्री जल के उठने को ज्वार तथा जल के नीचे उतरने को भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा की लहरें दिन में 2 बार चढ़ती तथा 2 बार उतरती है। समुद्री क्षेत्रों में जल के ऊपर चढ़ने तथा गिरने पर हमें ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत प्राप्त होता है, जिससे प्राप्त ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ज्वारीय ऊर्जा का दहन सागर किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके किया जाता है। ये डायग्राम बना हुआ है। उच्च ज्वार पर समुद्र से जल जलाशय में प्रवाह होता है, टरबाइन घूम जाती है। निम्न ज्वार पर एकत्रित हुआ जल जलाशय से निकलकर समुद्र में प्रवाह होता है, तो टरबाइन घूम जाती है। ज्वारीय ऊर्जा की परिसीमाएं: ज्वार के समय उठे जल को बांध द्वारा रोककर एक बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन करना काफ़ी नहीं है, क्योंकि बांधों का निर्माण कुछ ही स्थानों पर उपयुक्त होता है, क्योंकि ज्वारीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत नहीं है। तरंग ऊर्जा: वायु का प्रवाह अधिक होने के कारण समुद्री सतह पर जल की लहरें बहुत तेजी से चलती हैं, जिसके कारण उनमें गतिज ऊर्जा होती है। इस प्रकार उत्पन्न ऊर्जा को तरंग ऊर्जा कहते हैं। इन गतिशील समुद्री लहरों को ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। सागरीय तापीय ऊर्जा:
सागर की सतह के जल तथा गहराई के जल के ताप में सदैव कुछ अंतर होता है। इस तापांतर के कारण उपलब्ध ऊर्जा को सागरीय तापीय ऊर्जा कहते हैं। कहीं कहीं पर यह तापांतर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी होता है। इस सागरीय तापीय ऊर्जा को विद्युत के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। सागरीय तापीय ऊर्जा। सागर की सतह के जल तथा गहराई के जल के ताप में सदैव कुछ अंतर होता है। इस तापांतर के कारण उपलब्ध ऊर्जा को सागरीय तापीय ऊर्जा कहते हैं। कहीं कहीं पर यह तापांतर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी होता है। इस सागरीय तापीय ऊर्जा को विद्युत के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा। यह ऊर्जा पृथ्वी के अंदर से प्राप्त निश्चित अनुकूल परिस्थितियों में ऊर्जा के रूपों में उपयोग की जाती है। यह ऊर्जा का प्राकृतिक प्रक्रम होता है। इसे ही भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का वह स्रोत है जो कि सौर ऊर्जा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्राप्त नहीं होती। नाभिकीय ऊर्जा। परमाणु के नाभिक में परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मुक्त होने वाली ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। यह नाभिकीय अभिक्रिया मुक्त होती है। नाभिकीय अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक लगभग दो छोटे असमान नाभिकों में टूट जाता तथा अपार ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। नाभिकीय संलयन। नाभिकीय अभिक्रिया में जब दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिक संलयन कहते हैं। संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान संलयन करने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है। द्रव्यमान की यह क्षति ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाती है। नाभिकीय शक्ति संयंत्र। नाभिकीय ऊर्जा का मुख्य उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। एक संयंत्र में किया गया कार्य नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहलाता है। नाभिकीय शक्ति संयंत्र का सिद्धांत। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्पादन होता है जिसका उपयोग भाप के उत्पादन में किया जाता है। इस भाप का उपयोग टरबाइनों को चलाकर जनित्र से जोड़कर विद्युत उत्पादन में किया जाता है। U235 की नाभिकीय ऊर्जा स्वरूप भाप की ऊष्मीय ऊर्जा, टरबाइन की गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा निर्वात। यूरेनियम है ये, ठीक है। नाभिकीय शक्ति संयंत्र का सिद्धांत। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्पादन होता है जिसका उपयोग भाप के उत्पादन में किया जाता है। इस भाप का उपयोग टरबाइनों को चलाकर जनित्र से जोड़कर विद्युत उत्पादन में किया जाता है। यूरेनियम की नाभिक ऊर्जा स्वरूप भाप की ऊष्मीय ऊर्जा, टरबाइन की गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा निर्वात। फिर नाभिकीय शक्ति संयंत्र के अवरूप। नाभिकीय शक्ति संयंत्र के अवयव। एक नाभिकीय शक्ति संयंत्र के अवयव निम्न प्रकार होते हैं। नाभिकीय भट्टी। इसमें नियंत्रित नाभिकीय विखंडन में विखंडनीय ईंधन जैसे यूरेनियम का उपयोग करते हैं। ऊष्मा विनिमय। इस प्रक्रिया हेतु भट्टी को ऊष्मीय विनिमय से जोड़ते हैं जहां एक कुंडित पाइप में प्रवाहित शीतलक के द्वारा भट्टी में उत्पन्न ऊष्मा का जल में संचरण होता है। इस प्रकार प्राप्त जल भाप में परिवर्तित हो जाता है जो पुनः भट्टी में वापस आ जाता है। भाप टरबाइन। ऊष्मीय विनिमय में भाप उत्पन्न होती है जिसका उपयोग भाप टरबाइन को चलाने में किया जाता है। तब खर्च की गई भाप ऊर्जा भाप गर्म जल से ऊष्मीय विनिमय द्वारा प्राप्त हो जाती है। विद्युत जनित्र। भाप टरबाइन की सपाट विद्युत जनित्र से जुड़ी होती है, इसमें विद्युत उत्पन्न होती है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ऊर्जा स्टेशन। राज्य कैगा कर्नाटक, काकरापार गुजरात, कलापक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, रावतभाटा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र, कुंडनकुलम तमिलनाडु। आजकल 21 नाभिकीय रिएक्टर 57,800 मेगावाट बिजली उत्पादित कर रहे हैं। निर्माणाधीन परमाणु संयंत्र कलापक्कम तमिलनाडु में है, काकरापार गुजरात में, रावतभाटा राजस्थान में, कुंडनकुलम तमिलनाडु में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बलगुणित विस्थापन खालिस्तान के बराबर होता है। इसका आंसर होगा डी कार्य। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता? इसका आंसर होगा बी संवेग पर। निम्न में से किस प्रक्रिया में कोई कार्य नहीं होता? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंडों को चिकने रोलर पर धकेला जाए। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है? बी ऋणात्मक। एक आदमी 20 किलोग्राम का भार भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य 1000 जूल होता है। ठीक है। एक कुली 13 किलोग्राम के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। क्या होगा उसका आंसर? बी 195 जूल। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्य को करने की क्षमता शक्ति कहलाती है। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। जब एक कुली अपने सिर पर भारी बोझ को रखकर क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर चलता है तब गुरुत्व के सापेक्ष कुली द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है।
जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमता है तब गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उपग्रह पर किया गया कार्य शून्य होता है। जब एक वस्तु गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरती है तब गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। कार्य एक अदिश राशि है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। 1, 2 और 4, पहला, दूसरा और चौथा तीनों सही है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बल अकेंद्रीय तथा असंरक्षीय है? तो इसका ऑप्शन होगा एक, घर्षण बल। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का जूल में रूपांतरित मान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बी, 3.6 × 10⁻6 जूल। निम्नलिखित में से कौन सी एक संचित ऊर्जा नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए, नाभिकीय ऊर्जा। किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है यदि इस पर किया गया कार्य धनात्मक हो? तो इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा बी, बढ़ जाती है। यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिमाण से 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ऑप्शन होगा सी, 8 गुनी। यदि एक पिंड का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा होती है डी, 4 गुनी। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो इसका आंसर होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थित ऊर्जा में जितनी कमी होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर, इसका ऑप्शन होगा सी, इसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। यदि एक वस्तु का संवेग 20% से बढ़ता है तो उसकी गतिज ऊर्जा सी, 44% बढ़ जाएगी, इसमें 2 गुना हो जाएगी। ठीक है। कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा जूल में ज्ञात कीजिए जिसका वेग 4 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 160। जब कोई झूला अपनी विराम अवस्था से किसी निश्चित ऊंचाई तक जाता है तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन होगा बी, इसकी गतिज ऊर्जा कम होती है जबकि स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक वस्तु जो संतुलन में है पर कोई नेट अघूर्ण नहीं होता। किसी वस्तु का संवेग सदैव संरक्षित होता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन होगा ए, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। एक घड़ी की कमानी में खलिस्तान ऊर्जा होती है सी, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी अवस्था में स्थितिज ऊर्जा घटती है? तो इसका आंसर होगा बी, केवल चौथा, पानी में हवा का बुलबुला उठना। ठीक है। कोई पिंड 20 मीटर ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरता है। 5 मीटर दूरी तक गिरने के पश्चात वस्तु की अपनी स्थितिज ऊर्जा के 1/4 भाग की हानि होगी। ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। धरती से टकराने के तुरंत पहले यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है तो उसे किस ऊंचाई से गिराया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, 20 मीटर। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार गतिज ऊर्जा में परिवर्तन गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर तथा विपरीत होता है। इसका आंसर होगा सी, कथन ए सही है परंतु कारण ए, आर गलत है। विद्युत मोटर में क्या होगा? इसका आंसर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है। जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में। निम्न को सम्मिलित कीजिए। ठीक है। तो इसको मिलाना है अपन लोग को। विद्युत हीटर, इसका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो जैसे यहाँ से आप देख लीजिएगा, इसका आंसर होगा, इसमें बता दे रही हूँ मैं आपको, ए, पहला वाला सही है। तो आप इसमें से देख लीजिएगा अच्छे से। विद्युत हीटर को विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा, विद्युत बल्ब को, इसमें तीसरा विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण, कोयले को जलाने पर रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा रूपांतरण और विद्युत बल्ब को भाप इंजन में ऊष्मा ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए। आप इसको एक बार देख लीजिएगा। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश संश्लेषण में। कार्य करने में मानव द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है और इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, रासायनिक ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, जैव मात्रा ऊर्जा। एक सेब के भूमि पर गिरने पर होने वाले ऊर्जा स्थानांतरण का सही अनुक्रम है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी, गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा से गतिज ऊर्जा, वायु में ऊष्मीय ऊर्जा, फिर भूमि और सेब में ऊष्मीय ऊर्जा, फिर ध्वनि ऊर्जा, ऐसे करके ऊष्मा स्थानांतरित होती है। ठीक है। एक स्नोबोर्ड मोटी रस्सी के सहारे किसी पर्वत पर 5 मीटर पर सेकंड की दर से ऊपर की ओर गतिमान है। यदि 3000 वाट की शक्ति का उपयोग हो रहा है तो उस पर कितना बल लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 600 N। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं, आप एक बार इनको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है।